यात्रा का आनंद लेने, क्योंकि रुकेगी तो तभी जब मैं उसको रोकूंगा। जहाँ आप सकते नहीं तो क्यों नहीं हम जितनी देर तक बैठें उतनी देर तक एंजॉय करें, आनंद लेवें उस बात का जो बात मैं कहने जा रहा हूँ। जब इनसे फ़ोन पर बात हुई कि किस विषय पे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कन्वर्सेशन पे बात होनी चाहिए, जिसे हम आमतौर पे संवाद कहते हैं। इसका यदि मैं सरलीकरण करूं तो बातचीत, आपस की बातचीत होती है, या उसको अपन अंग्रेजी में चिट चैट भी कह देते हैं, या जैसे अपन फेसबुक पे या गूगल पे भी चैटिंग करते हैं, वो भी उसी में आता है। आपस में जहां दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई संप्रेषण होगा तो वो संवाद होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब ये संप्रेषण क्या होता है? तो नहीं होगा ना, कितनी जगह होता है, इसमें काम चल जाएगा। तो देखिए, कुछ बातें आप पहले तो याद कीजिए, चाहे आप इतिहास के विद्यार्थी हो या नहीं हो। ईसा के करीब 323 साल पहले, यानी आज से आप ये मान लो कि 2300 साल पहले एक योद्धा इस देश में आया था और उसका नाम सिकंदर बताया जाता है। वो कितना महान था कितना नहीं था वो एक अलग प्रश्न है। किन लोगों ने उसको महान बना दिया और किन लोगों ने उसको आगे तक चलाया। लेकिन आपने जब सिकंदर की बात सुनी होगी तो पुरु का नाम भी सुना ही होगा, है ना। पंजाब का राजा था पुरु, उसको सिकंदर ने हरा दिया था। और जब सिकंदर के सामने उसको लाया गया तो सिकंदर ने उससे क्या पूछा था, ध्यान होगा बहुत सारे बच्चों को, कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। तो उसने क्या कहा था कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का संप्रेषण था। नतीजा क्या हुआ? सिकंदर ने यह कहा कि पहला आदमी मिला है जो हारने के बाद में मुझसे इतनी बहादुरी से बात कर रहा है। उसने कहा कि क्यों नहीं हम दोस्ती कर ले, मित्रता हो जाए हमारी। बोले ठीक है। ये संप्रेषण का कमाल है। उसके पहले चले जाइए आप महाभारत में, आप दो व्यक्तियों को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दो पात्रों से तो आप परिचित हैं, एक कृष्ण और दूसरा अर्जुन। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं, एक ही कुटुंब के एक ही कबीले के लोग हैं, और अर्जुन के मन में ये दुर्बलता आ जाती है कि मैं अपने लोगों के सामने कैसे लड़ूं। उस समय कृष्ण जो बात उनको बताते हैं, जो बातचीत होती है, वो 18 अध्यायों में समेटी हुई है। महाभारत का ही भाग है, गीता भी। और आप सबको पता है कि उसके बाद में क्या हुआ। यदि ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं होता तो अर्जुन का व्यक्तित्व है वो टूट कर बिखर जाता, और महाभारत का जो अंजाम हुआ वो नहीं होता जो आप लोग जानते हो, जो आप लोग पढ़ते हो। ये संप्रेषण का, ये संवाद का कमाल है। उन्होंने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते, सीधा सा फार्मूला दिया कि तेरा जो कर्तव्य है वो कर्म करना है, काम करना है। इसके नतीजे के बारे में तू आज सोचेगा तो तुझे फल नहीं मिलेगा। कारण कार्य सिद्धांत को बड़े सरल तरीके से समझाया, और अर्जुन में जैसे प्राण आ गए हो, गए हुए प्राण उसके लौट आए। एक और भी उदाहरण आप लोगों को ध्यान में होगा कि अकबर के सामने मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने का मानस बना लिया था। एक आदमी बीकानेर का वो जो राजा था राय सिंह, उसका छोटा भाई था पृथ्वीराज, वो भी अकबर के दरबार में रहता था, सेवक था। लेकिन मन से उसने कभी अकबर को अपना स्वामी नहीं माना। राजनीतिक मजबूरियां होती है, विवशताएं होती है, वो वहां था। तो आपने एक कविता सुनी होगी कन्हैयालाल जी सेठिया की, पातल और पीथल। पातल तो नाम है वो महाराणा प्रताप का है, और पीथल नाम है वो पृथ्वीराज का है, पृथ्वीराज राठौर। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राणा प्रताप को
कि आपके रहते ये कैसे हो सकता है। एक आप अकेले आदमी थे जिन्होंने अपनी कन्याओं का, अपने परिवार की लड़कियों का विवाह मुगलों के साथ नहीं किया। जिन्होंने किया उन्होंने गलती की या नहीं की वो एक अलग प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, उसकी चर्चा नहीं है। ये आपके मूंछें हैं, आप नीचे कर लीजिए, हम फिर गर्व किस पे करेंगे। प्रताप पर उस पत्र का क्या असर हुआ? अधीनता स्वीकार करने का यदि थोड़ा बहुत विचार था वो भी रद्द हो गया, और आज इतिहास में प्रताप जिस गौरव से याद किए जाते हैं उससे वो याद नहीं किए जाते। तो ये सब संवाद का कमाल है। अब मैं एक शब्द काम ले चुका हूं 2-3 बार, संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? मैं जो सोच रहा हूं वो बात आप तक चली जाए, लेकिन यदि मैं बोल नहीं रहा हूं तो फिर वो संवाद नहीं होगा। सम और वाद, वाद माना होता है बोलना, विवाद भी सुनते हो आप। तो क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है और संवाद क्या होता है, हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पर ये जैसे मैं 3 यहाँ पे आपको चित्र बना रहा हूँ छोटे छोटे। ये आंखें बनी हुई हैं, ये भी आंखें हैं, ये भी आंखें। देखिए आप क्या फर्क है बताओ? इन तीनों को यदि आप देखोगे क्या फर्क दिखाई दे रहा है? तो पहला जो बना हुआ है वो क्या संकेत करता है? व्यक्ति है वो किसी भी मुद्रा में नहीं है। दूसरे में वो मुस्कुरा रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे तो आपको ज्यादा चित्र नजर आ जाएगा। और तीसरे में क्या हो रहा है? चेहरा है वो लटक गया है। मैंने आपसे जब तक नहीं कहा था ये सब, तब तक आपने खुद ही अनुमान लगा लिया था ना इनसे, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। आप चित्र बनने के साथ साथ भी समझते चले गए कि ये हो रहा है। वो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, संवाद नहीं है। अब अपन एक काम और करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को चिट्ठी लिखनी है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप खुद अनुमान लगाएंगे और मैं उसको संबोधन देता हूँ। उसका नाम है श्यामलाल, एक तो मैंने यूं लिख दिया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा? ये लिखा। तीसरा में क्या लिखा? और चौथी बार मैंने लिखा कौन सा उस व्यक्ति के पास जब वो पत्र जाएगा वो अपना संबोधन पढ़ेगा, क्या क्या देखेगा वो मुझे बताइए, समझा देता हूं। यहां उसने श्यामलाल लिखा, वर्तनी ये गलत कर दी ना, हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं लिखी। मतलब ये है कि वो जब आदमी आपको अपनी बात पहुंचाना चाहता है उस समय वो आपको ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। दूसरी बार में आपने लिखा तो सही, लेकिन आपने बहुत चालू तरीके से लिख दिया। तीसरी बार आपने अच्छा काम किया कि आपने उसके नाम की आगे श्री तो लगा दिया, लेकिन उसके नाम का जो वर्तनी है उसको गलत कर दिया। लेकिन जो अंतिम बार लिखा गया उसको देखिए आप, श्री भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, नाम भी सही है, कुछ सुंदर तरीके से भी लिखा हुआ है। दोनों व्यक्ति आमने सामने नहीं है, लेकिन देखते ही वो संप्रेषण शुरू हो जाएगा, है ना। फिर वो उसका जवाब लिखेगा, तब संवाद शुरू होगा। तो ये एक सामान्य सी बात है। अब आप समझ जाइए कि कम्युनिकेशन क्या होता है और संवाद क्या होता है। आप सिनेमा देखते हो, उसमें एक लिखा आता है डायलॉग, किसका? कादर खान। कादर खान संवाद लेखक है। और भी बहुत सारे संवाद लेखक हुए हैं। राही मासूम रजा ने महाभारत के संवाद लिखे, है ना। वो संवाद किसके बीच के हैं? वो डायलॉग, वो संवाद है वो पात्रों के बीच के हैं। डायलॉग, डाई माने दो लोगों के बीच की बात है वो।
तो जब पर्दे पर उन दो के बीच में बात हो रही है वो तो संवाद है, लेकिन उस संवाद को देख के आपके मन में जो प्रतिक्रिया हो रही है वो क्या है? वो संप्रेषण है। आप कहने नहीं जाएंगे उन पात्रों को कि आपने अच्छा किया, आप ताली बजाएंगे तो भी वो उन तक नहीं जाएगी, उनका काम पूरा हो गया वहीं पर। तो ये आपको करना पड़ेगा। और संवाद है वो हम सभी करते हैं। 2007 में, अच्छा एक बात बताइए, आपको ये पता है कि हम दिन में कितने शब्द बोल देते हैं सुबह से लेकर शाम तक? कभी अंदाजा लगाया है? हम लोगों को अलग कर दीजिए, देखिए, क्योंकि हमारा तो काम ही बोलने का है तो हम ज्यादा बोलेंगे, और यदि कॉलेज नहीं हो रही होगी तो भी बोलेंगे। एक प्रोफेसर साहब छुट्टी का दिन था, घर पे थे, उस जैसे 11 बजे का समय हुआ, पत्नी ने सामने लाके भोजन लगाया, तो उन्होंने क्या है कि भोजन को तो ध्यान दिया नहीं और अपनी बात अब कहनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। तो पत्नी ने कहा कि आज तो छुट्टी है, यहाँ क्यों बोल रहे हो आप? यहाँ कौन सुन रहा है आपकी? तो बोले वहां कौन सुनता है ना? ये भी दोनों के बीच का संवाद है, दोनों ने संवाद का आनंद लिया है। पत्नी का उद्देश्य भी छेड़ना नहीं है, वो चाहती नहीं है उनको छेड़ा जाए या उनको चिढ़ाया जाए, बस अपनी बात कहनी थी, वो उन्होंने कह दी। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मान लो किसी बात को लेके, बहुत क्रोधित हो गई पत्नी, पता नहीं, अब यदि राजस्थानी में मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं जो आप सबको पता है कि वो क्रोधित होती है तब कैसे बोलती है। बहुत कोशिश की उसने कि गुस्सा आ जाए, लेकिन पति को कोई गुस्सा नहीं आया। आखिर में बोले कि तुम जानवर हो, तुमको गुस्सा भी नहीं आता है। थोड़ी देर बाद में जब गुस्सा शांत हुआ, वापस गई, बोले देखो मैंने आपको 1 घंटे तक क्या क्या कहा, आप कुछ बोले ही नहीं, लेकिन जब मैंने आपको जानवर कहा उसके बाद भी आपको गुस्सा नहीं आया। बोले गुस्सा क्या कर रहा था? तुमने बहुत सही कहा, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात? तो असल में क्या है, मूल बात यह है कि हम सारे लोग, है ना, हम सारे लोग संवेदनाओं के साथ जीते हैं। ये जो संवाद है वो बिना भावना के नहीं होता है। वो संवेदनाएं कैसी हो सकती है? हमको क्रोध भी आ सकता है, हमको किसी पर प्यार भी आ सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि कुछ नहीं हो। कुछ कुछ होता जरूर है। तो हम ये संवाद क्यों करें? ये बातचीत करनी क्यों जरूरी है? ये संवेदनाएं हमारी दूसरे तक क्यों पहुंचनी चाहिए? एक मैं निवेदन और कर दूं कि ये घंटे भर तक अपनी बात चलने की, जिस किसी को जाना हो ना, हमारे साथियों की भी बसें वगैरह होती है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो इसलिए जरूरी है कि हम जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, है ना। वो जब उसको जानवर कहा उस समय वो एक उसके थप्पड़ भी मार सकता था, धक्का भी दे सकता था, लेकिन वो चुप रहा, और थोड़ी देर बाद में उसने ऐसी बात कह दी कि पत्नी को तो शायद पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैंने क्या कहा। तो कुरु का जो उदाहरण है, यद्यपि वो मित्रता अच्छी नहीं रही भारत के लिए, सिकंदर और कुरु की, दूसरे राजाओं को हराने में कुरु ने सहयोग किया, लेकिन हम यदि राजनयिक रूप से देखें तो दोनों के बीच में मित्रता हुई। राणा प्रताप का प्रश्न भी आपके सामने आया, आप समझ गए। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ही नहीं, जिंदगी को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आपको बातचीत करनी आनी चाहिए। आपको दूसरों से बात कैसे करनी है? अच्छा, ये कला भी है, कला जन्मजात होती है, ये भी मान सकते हैं हम, लेकिन ये कौशल भी है। आप इसको खुद विकसित कर सकते हो। आज कोई व्यक्ति आप में से ऐसा हो जिसको ये लगे कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो क्रोधी हूं, मैं 5 लोगों के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, वो चाहे तो अभी से अपना वो अभ्यास प्रारंभ कर सकता है, जिसके माध्यम से वो बहुत अच्छा संवाद करने वाला हो सकता है। तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, एरिजोना यूनिवर्सिटी, 2007 में वहां पर एक शोध कार्य हुआ कि व्यक्ति दिन में कितने शब्द बोलता है।
तो ये परिणाम आया कि साहब दिन में औसत व्यक्ति है वो 16,000 शब्द बोलता है। अब दिन में 16,000 शब्द बोलने में आपकी कितनी ऊर्जा लग रही है, आपको कितना जोर आ रहा है, और हम हमारे शरीर की कितनी चेष्टाओं के साथ बोलते हैं। लेकिन ये विचार हम नहीं करते कि इतना प्रयत्न, इतनी चेष्टाएं, चाहे वो ऐच्छिक हो या चाहे वो अनैच्छिक हो, उनका कोई सार्थक उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने की जरूरत है। लोगों ने इसके आगे एक रिसर्च जोड़ दी, मैं तो उसको नहीं मानता, खैर उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जोड़ दिया कि साहब आपने ये 16,000 का आंकड़ा दे दिया कि 16,000 शब्द है वो औसत रूप से बोले जाते हैं, और उनमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल कर दिया, ये गलत किया। यदि पुरुष 16,000 शब्द बोलता है तो स्त्रियां कम से कम 32,000 शब्द तो दिन में बोलती होंगी। इसका कोई आधार नहीं है, हम इसको मान नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये जो बातचीत हम लोग करते हैं, इसमें क्या क्या जरूरी है, तो वो बातचीत मानी जाएगी। 3-4 चीजें जरूरी हैं। पहली तो ये कि ये संवाद कह लो, चाहे कन्वर्सेशन कह लो, डायलॉग कह लो, चिट चैट कह लो, जो अच्छा लगता है वो कह लो, लेकिन वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए। एक अकेले आदमी का संवाद है ना, वो संवाद नहीं माना जाएगा। वो चिंतन हो सकता है, मनन हो सकता है, मंथन हो सकता है, लेकिन वो संवाद नहीं है। दूसरी बात ये कि ये संवाद है वो लिखित भी हो सकता है। तीसरी बात ये कि संवाद है वो निरर्थक नहीं होना चाहिए। ये बिना बात के संवाद नहीं है। जैसे 2 जने जा रहे, 2 मिल गए, और क्या है भाई लाकर, ठीक है, ये कन्वर्सेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। सार्थक होना चाहिए। अब सार्थक संवाद में भी आप झूठ नहीं बोल सकते। अब झूठ बोलने की ही प्रतियोगिता हो तो बात अलग है, उसको मैं नहीं कह रहा। एक लड़की को एक लड़का ये कह देता है कि मैं तुझे वो तारे तोड़ के ला दूंगा, क्या ये सार्थक संवाद है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि तारे तोड़ के नहीं लाए जा सकते, लेकिन फिर भी ये सार्थक संवाद है। क्यों? मैंने क्या कहा कि हम संवेदनाओं के साथ जीते हैं, भावनाओं के साथ जीते हैं, और भावनाओं की जब तीव्रता हो जाती है, जब उसको हम प्रकट नहीं कर सकते, तो हम उपमाओं का या दूसरी तरह की उक्तियों का सहारा लेते हैं। तब वो कहता है मैं तुझे इतना ज्यादा चाहता हूं कि तेरी मैं कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं, और मैं वो तारे सितारे सारे तोड़ के वो तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। मतलब कहने का ये है, वो ये कहते कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। मतलब क्या है इसका? संवाद सार्थक है। और ये संवाद है और भी ज्यादा सार्थक कब होता है? मान लो यमराज आ जाए दोनों के बीच में, सेठ सेठानी के बीच में, अब तक दोनों कहते रहे जिंदगी भर कि मैं वो है वो आपसे पहले जाऊंगी, वो कहेगा कि मैं आपसे पहले जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और वो मान लीजिए कि यम के दूत आ गए और कहते हैं कि हमें तो एक को लेके जाना है, क्या होगा? वो तो ये कहेगा कि ये कोई काम की नहीं है, न इसे रोटी बनती है, न पानी होता है, इसको पहले ले जाओ। और वो क्या कहेगी कि मुझे इसकी सेवा करनी पड़ती है, उठा जाता है, न बैठा जाता है, इसको पहले ले जाओ। वहां भी वो यम के दूतों के साथ भी संवाद है, वो क्या है? सार्थक है, बात का मतलब निकल रहा है। तो संवाद वो हो जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक होना चाहिए। अब आप कहोगे कि इन बातों का जीवन से क्या मतलब है? जब आप अपने मान लीजिए कि आप कुछ भी बन गए, आप कलेक्टर बन गए, मंत्री आपके पास आ गया, उससे जब बात करोगे ना तो ये बातचीत की कला वहां काम आएगी आपकी। अपनी बात को आप ज्यादा अच्छी तरह से कह सकोगे। आप अध्यापक बन जाते हो, आपको बच्चों से बात करनी पड़ सकती है। आप सब माता पिता भी बनेंगे, आपको अपने बच्चों से भी बातें करनी पड़ेगी। यानी बातचीत से कर नहीं सकते। और आप करके देख लो, आप 1 घंटे के लिए मौन व्रत करके देख लो, कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है। और ये संवाद होना नहीं, संवाद का नहीं होना भी खतरनाक होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर पर,
वहां का राजा कौन था? हमीरदेव चौहान। मौन व्रत पे बैठे थे श्रीमान जी। वीर था वो अलग बात है। मंत्रियों ने, सेठों ने, साहूकारों ने कहा कि महाराज बोलिए, वो हम पर हमला करने आ रहे हैं लगातार। तो कोई पार्टी पे कोई चीज लिख के दे दी, वो तो दे दी, वो समझ में आए या नहीं आए, लेकिन वो न तो बैठक हुई, न कोई निर्णय लिया गया, और परिणाम क्या हुआ कि जीतते जीतते भी वो हार गया। संवाद की कमी भी अच्छी बात नहीं है। एक और बात, संवाद है वो अपरिचितों में भी हो सकता है, सार्थक भी हो सकता है। आप ट्रेन में जाते हो, आमने सामने की सीट पे लोग बैठे होते हैं, बात शुरू होती है चुप्पी तोड़ने के लिए, लेकिन वो फिर भारत की राजनीति पे, घर परिवारों पे, महिलाएं जो होती हैं वो तो फिर अपनी बहुओं की शिकायतों पे, 2-3 दिन की यात्राएं पहले होती थी, जब हम लोग कलकत्ता जाते थे या मुंबई जाते थे, जब तो आसान हो गया। तो क्या होता था, जब अलग होते थे तब क्या दोनों परिवारों की आंखों में आंसू होते थे। वो क्या है? वो संवाद का फल है। लेकिन एक तो बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना संवाद को, हमारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने संवाद नहीं माना। वो क्या है? संवाद में शिष्टाचार होना जरूरी है। यदि आपने शिष्टता को छोड़ दिया तो आपका संवाद है वो सार्थक नहीं है। आप गालियों का आदान प्रदान कर रहे हैं पूरी तरह से, उसको संवाद अब हो सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन माना यह गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो संवाद नहीं है। तो बात यह है कि हम ये जो बातचीत की जो कला है, या इसको अपन कौशल कहें, तो ये कलाकारी या ये जो हुनर आपका, ये बाजार में नहीं बिकता है, ये आपको सीखना पड़ता है। जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं उनसे सीखो। ये मेरा और आपका भी संवाद चल रहा है। आप में से ये आपको छूट है कि आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आती है, या आपको ये लगता है कि ये बात और कहनी चाहिए, तो आप कह सकते हो, ये संवाद जारी है। लेकिन जब ये हो कि इधर कोई सुनने वाला नहीं हो, इधर कोई कहने वाला नहीं हो, तो इन कुर्सियों के और मैं जहां खड़ा हूं इसके बीच में बात नहीं होगी। तो वो जरूरी है, वो बाजार में नहीं मिलता है। और बात ये है कि हमें वो जादू आना चाहिए, वो सीखना चाहिए। और पहली शर्त क्या है उसकी? शिष्टाचार के नाते हम मीठे बोले। तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर। आपको समझ में आ रहा है कि तुलसी मीठे वचन से चारों तरफ सुख उपजता है। कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है। हिंदी में कहोगे तो वशीकरण हो जाएगा, अवधि में तो वशीकरण ही बोला जाएगा। तो तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है। तज दे वचन कठोर, कठोर जो वचन है वो आपको तज देने चाहिए। तो ये हमको करना है, मीठे बोलो। यदि संवाद किसी के जीवन में जहर घोलने के लिए है तो फिर वो संवाद नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ, हमारे बच्चों को देखता हूँ, खासतौर से आप लोगों की चिंता ज्यादा है। हम तो उम्र के एक दौर से निकल गए। आपके सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं कि हम 4 लोगों के बीच में जाकर खड़े नहीं हो सकते, 4 लोगों के बीच में जाकर बात नहीं कर सकते हैं, बीच में बोल नहीं सकते। ये उचित नहीं है। बीच में बोलने का मतलब मेरा उनको इंटरप्ट करने का नहीं है, दखल देने का नहीं है। लेकिन जहां आपकी भूमिका होगी वहां तो आप बोलेंगे, हम घबरा जाते हैं। यहाँ इस जगह पे मंच पे आने के लिए भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, आप लोगों के बीच में भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा ही संकोच है कि वो यहाँ आके नहीं बोल सकते। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं यदि आप यहाँ आकर खड़े हो गए हैं तो। लेकिन अब आपके पास बोलने के लिए बात नहीं है, कहने की कला नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो जो आता होगा उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। इशारों से काम नहीं चलता है ना। जब इशारों से बात शुरू होती है तो फिर आपको संवाद करना ही पड़ेगा देर सवेर। वो तो संप्रेषण है खाली। वो गाना आया था ना CID फिल्म का,
आंखों ही आंखों में, बहुत पुरानी फिल्म है, आपके जन्म से पहले की हो सकती है, कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। वो रफी साहब गाते हैं यह गाना, फिर वो गीता दत्त कहती है कि चलते हो झूम के बदली है चाल भी, नैनों में रंग है बिखरे हैं बाल भी। किस दिलरुबा का नजारा हो गया, आपने किसको देख लिया। लेकिन ये संवाद नहीं है, अभी तक ये संप्रेषण है, दो पात्रों के बीच का संवाद तो है, लेकिन वो इशारों से कुछ होने वाला नहीं होगा, बात करनी पड़ेगी। तो गुलजार की एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। गुलजार को जानते हो, राखी का हस्बैंड, यार इससे तो समझ सकते हो, शायर है, हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं। पिछले साल तो मैंने उन पर एक लेख भी लिखा था, हमारे कॉलेज की पत्रिका निकलती है आलोक, उसमें वो है, मैं यहाँ भेज भी दूंगा एमजी के पास, 2-4 बात नहीं करोगे, ये नहीं चलेगा। वो लिखते हैं कैसे बोलना चाहिए कि फूलों की तरह लब खोल कभी, लब किसको कहते हैं, होंठ हो गए, फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबान में बोल कभी। समझा दूंगा इसका। अल्फाज परखता रहता है, आवाज हमारी तोल कभी। तो शायर क्या कह रहा है, वो सारी संवाद की कला आपको इन 4 पंक्तियों में सिखा रहा है, इसको याद कर लेना। वो कहते हैं कि जब भी आप अपने जब होंठ खोलो तो वो फूलों की तरह खुलने चाहिए, धीरे से, नजाकत से, मुंह फाड़ के और बढ़ जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। या पत्नी कहते रोटी बिक लो, ऐसे नहीं होता। आप कहाँ जा रहे हैं, आइए भोजन कर लीजिए, ये तरीका है। जब आप बोलो तो यूं खुशबू आनी चाहिए आपकी भावनाओं की, है ना, खुशबू की जगह में बोल कभी। और फिर आगे एक बात और भी कहते हैं, देखो कि अल्फाज परखता रहता है, यानी मैं तो शब्द बोल रहा हूं, अरे नहीं, ये देखो बच्चियों, ये बात नहीं होनी चाहिए भाई। अभी मैंने कहा, उसको सिद्ध किया जा रहा है कि 32,000 शब्द प्रतिदिन बोलती है। क्या कहता है, अल्फाज परखता रहता है, मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों पे क्यों जा रहा है, मेरी आवाज पे जा। अब किसी का गला खराब है, मान लीजिए, है किसी पत्नी का मान लो गला बोला नहीं जा रहा है, तो मरी से तो बोलेगी कि आओ भोजन कर लो, तो वो ये थोड़ी कह देगा तू तो मेरे को ढंग से कहीं नहीं दिए खाने के लिए। मेरी भावनाओं पे जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है, सही शब्द नहीं चुन पाते हैं, है ना। अब माँ क्या कहती, मरीलिया मर जाए तो सत्यानाश जाए, कहती है ना, लेकिन कभी आप गए हो क्या उन शब्दों पे, हम कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी जो आवाज है उसमें वो बात नहीं है जो एक हत्यारे की होती है, या जो ये चाहता है कि ये मर जाए। वो माँ का जो स्नेह, जो प्यार है ना, वो बरकरार है, वो लाड में ये बात कहती है, और हम सब इस बात को जानते हैं। बस यही संवाद का जादू है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगला कह किस भावना से रहा है, तो लोगों के बीच में जाने से डरेंगे। अब ये डर निकलेगा कैसे, इसका फार्मूला बता देता हूं। आप एक कागज ले लीजिए घर बैठ के, ईमानदारी से देखो, जब खुद में काम करोगे ना तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, दूसरों को तो जरूरी है ही, अपने बारे में। और ये नोट कर लो कि मेरे पास क्या क्या बढ़िया चीज है, मुझे क्या क्या आता है और मुझे क्या क्या नहीं आता है। अब मान लीजिए कि कोई कहते कि मुझे तो आता है, मुझे क्रिकेट का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो क्या होगा, जहां क्रिकेट की बात हो रही होगी वहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं।